हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 10 बजे अपनी कॉपी और कलम के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम देखने के लिए तैयार रहते हैं, जहां क्लास 6 से 8 की पढ़ाई होती है और साथ-साथ कुछ अन्य रोचक जानकारियां भी हमें मिलती हैं। कार्यक्रम में बताई जा रही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम नोट भी करते हैं ताकि बाद में उनका रिवीजन कर सकें। और हाँ बच्चों, एक बात और, हम लोग जो भी चीज़ें मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में सीखते हैं उसका अध्ययन अपनी किताब में ज़रूर करें। इससे उन चैप्टर्स को हम पूरी तरह समझ पाएंगे। आज हम लोग पढ़ाई करेंगे गणित की, जिसमें सबसे पहले क्लास 6 में पढ़ेंगे पूर्णांकों का विभाजन। उसके बाद क्लास 7 में त्रिभुज का बाह्य कोण और इसके गुणों के बारे में समझेंगे। फिर क्लास 8 में वर्ग संख्याएं और उनके प्रतिरूप भाग 1 का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की गणित की क्लास मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के साथ। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये जाना कि दक्षिण अफ्रीका में अपने प्रयासों से मोहनदास को वकालत में सफलता मिलने लगी थी। उनकी झिझक खुलने लगी और उनका जीवन अब सामाजिक बनने लगा था। उन्होंने नेटाल इंडियन कांग्रेस का गठन किया था। मजदूरों के हक के लिए वो आगे आए थे और अब उनकी कांग्रेस में तरह तरह के हिंदुस्तानी लोग भी शामिल होने लगे थे। इन सब में मोहनदास को अपना परिवार छोड़कर आए हुए 3 साल गुजर गए थे। वे 6 महीने के लिए स्वदेश रवाना हुए। भारत आकर उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के अनुभव पर लिखना शुरू किया, लोगों को बताना शुरू किया। फिरोज शाह मेहता और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जैसे बड़े नेताओं से उन्हें प्यार मिला, मदद मिली। और इसी यात्रा में मोहनदास मिले गोपाल कृष्ण गोखले से। आगे जाकर गोखले उनके राजनीतिक गुरु बन गए। इन सब के साथ मोहनदास अपने बीमार बहनोई की सेवा भी कर रहे थे और राजकोट में प्लेग की महामारी से बचने के लिए सफाई का इंतजाम भी। परिवार के साथ मोहनदास जब वापस दक्षिण अफ्रीका पहुंचे तब 23 दिनों तक यात्रियों को जहाज से उतरने नहीं दिया गया। दक्षिण अफ्रीकी सरकार चाहती थी कि मोहनदास वापस भारत चले जाएं। मोहनदास के जो लेख भारत के अखबारों में छपे थे उनके बारे में बढ़ा चढ़ाकर दक्षिण अफ्रीका में बताया गया था। यहाँ के बहुत से गोरे मोहनदास से गुस्सा थे। जहाज से उतरने पर मोहनदास पर गोरे लोगों की भीड़ ने हमला कर दिया। अगर कुछ दूसरे गोरे लोग बीच में ना पड़ते तो शायद वो उन्हें मार ही डालते। जब अखबारों में इसके बारे में छपा और यह भी कि मोहनदास ने हमलावरों के खिलाफ शिकायत नहीं की तो उनके लिए सहानुभूति बढ़ने लगी। अखबारों ने उन पर लेख छापने शुरू कर दिए। 6 साल तक यह आंदोलन बिना किसी पक्के कोष के चला। चंदे से सभी काम होते थे। हिंदुस्तानी लोग दिल खोलकर धन का योगदान करते थे और साथ जुड़कर धरना प्रदर्शन भी करते थे। मोहनदास बार बार इस बात पर जोर देते थे कि विरोध गोरे लोगों का नहीं, केवल अन्याय का करना है। वे बार बार अपने सहयोगियों से कहते थे कि अन्याय और हिंसा का जवाब न्याय और अहिंसक ही होना चाहिए। सत्याग्रह आंदोलन के दौरान 9 बार सरकार ने मोहनदास को जेल में डाला। वे छूटते ही फिर सत्याग्रह में लग जाते। बाद में कस्तूरबा भी जेल गई। मोहनदास इंडियन ओपिनियन नाम का एक अखबार निकालने लगे। वकालत भी ठीक चलने लग गई थी, कमाई भी अच्छी थी, लेकिन उनका रहन सहन और सादा बन गया था। गरीब और मजदूर लोगों के लिए काम करते हुए वे उनके जैसे ही रहने लग गए थे। सन 1904 में गांधी परिवार ने अपना घर छोड़ दिया और अब वो अपने साथियों के साथ
एक बस्ती में रहने लगे। इनमें हरमन कैलेनबैक भी थे। वे एक रईस आर्किटेक्ट थे। आश्रम बनाने का पैसा उन्हीं ने दिया था। वे वहाँ अपने हाथ से काम भी करते थे। इनमें चार्ली एंड्रूज भी थे, एक ईसाई पादरी। गरीब लोगों की मदद करने की वजह से उनका नाम दीन बंधु पड़ गया था। विरोध करने का जो अहिंसक तरीका था, उसके लिए एक नया नाम चाहिए था। उनके भतीजे ने सुझाव दिया, सदाग्रह, और इसी को निखारकर गांधी जी ने एक नाम गढ़ा जो अमर हो गया, और वो था सत्याग्रह। एक और सख्त कानून अंग्रेज सरकार ने बनाया, जिसमें हर हिंदुस्तानी को जेल के किसी अपराधी की तरह अपनी उंगली की छाप देना अनिवार्य था, और जिसकी वजह से हर हिंदुस्तानी शादी की कोई मान्यता नहीं थी। गांधी जी ने कस्तूरबाई को आंदोलन में आने के लिए उकसाया। उन्होंने कहा कि इस कानून के हिसाब से तुम मेरी पत्नी भी नहीं हो। और इसी कानून के विरोध में सन 1913 में एक महान कूच निकला, और उसमें 2000 से ज्यादा पुरुष और महिलाओं और बच्चों ने भाग लिया। जब सत्याग्रहियों ने जेल भर दिए, तब अंग्रेज सरकार ने हार मानी। गलत कानून वापस लिया गया। जेल से छूटे तो गांधी जी भारत लौटने की तैयारी में लग गए। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम देखेंगे कि जब बापू वापस लौटकर भारत आए तो उन्होंने अंग्रेजों का सामना किस तरह किया। आज हम सीखेंगे पूर्णांकों का विभाजन। राजेश ने अपनी बेटी की शादी के लिए अपने 5 मित्रों से 50,000 रुपए का कर्जा लिया। यदि उसने अपने प्रत्येक मित्र से बराबर का कर्जा लिया होगा, तो प्रत्येक मित्र से लिया गया कर्जा 50,000 विभाजित 5 के भागफल से पता किया जा सकता है। इसे हल करने पर प्रत्येक मित्र से लिया गया कर्जा 10,000 प्राप्त होता है, जिसे हम ऋण 10,000 से दर्शाते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम पूर्णांकों का विभाजन एक मजेदार तरीके से सीखें। यहाँ 2 प्रकार के बटन हैं, एक लाल और एक नीला। मान लीजिए लाल बटन का मान 1 है और नीले बटन का मान ऋण 1। इनके उपयोग से चलिए समझते हैं 2 धनात्मक पूर्णांकों यानी पॉजिटिव इंटीजर्स का विभाजन यानी डिवीजन कैसे किया जाता है। मान लीजिए हमें पता करना है 6 विभाजित 2 का भागफल क्या आएगा, यानी हमें पता करना है कि 6 में 2 के कितने समूह होंगे। तो आइए भागफल ज्ञात करते हैं। अगर हम 6 लाल बटन रख दे तो इनका कुल मान होगा 6। अगर हम 2-2 लाल बटन के समूह बनाते हैं तो हमें ऐसे 3 समूह प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ प्रत्येक समूह का मान होगा 2। हम कह सकते हैं कि 6 में 2 के 3 समूह होंगे, यानी कि 6 विभाजित 2 बराबर 3। व्यापक रूप में हम कह सकते हैं कि किन्हीं भी 2 धनात्मक पूर्णांकों के विभाजन से प्राप्त भागफल धनात्मक यानी पॉजिटिव होता है। यहाँ भाजक यानी डिवाइजर शून्य नहीं हो सकता। क्या 2 ऋणात्मक पूर्णांकों यानी नेगेटिव इंटीजर्स के विभाजन से प्राप्त भागफल भी धनात्मक ही होगा? सोचिए। चलिए इसे ऋण 6 विभाजित ऋण 2 का भागफल प्राप्त करते हुए पता करें। यहाँ हमें देखना है कि ऋण 6 में ऋण 2 के कितने समूह होंगे। अगर हम 6 नीले बटन रख दे तो इनका कुल मान होगा ऋण 6। इनमें से अगर हम 2-2 नीले बटन के समूह बनाते हैं तो हमें कुल 3 समूह प्राप्त होंगे। यहाँ प्रत्येक समूह का मान होगा ऋण 2। हम कह सकते हैं कि ऋण 6 में ऋण 2 के 3 समूह होंगे, इसलिए ऋण 6 विभाजित ऋण 2 बराबर 3। व्यापक रूप में हम कह सकते हैं कि किन्हीं भी 2 ऋणात्मक पूर्णांकों के विभाजन से प्राप्त भागफल धनात्मक होता है। यहाँ भाजक शून्य नहीं हो सकता। अब आइए समझते हैं एक ऋणात्मक पूर्णांक का एक धनात्मक पूर्णांक से विभाजन। मान लीजिए ऋण 6 विभाजित 2 का भागफल पता करना है। यह एक दिलचस्प स्थिति है। यहाँ हमें पता करना है कि ऋण 6 में 2 के कितने समूह होंगे, या 2 का एक समूह हो तो ऐसे कितने समूह का मान ऋण 6 होगा। अगर हम 2 लाल बटन ले तो इनका मान 2 होगा। 2 मान के हम कितने भी समूह को जोड़ते हैं
तो कभी भी हमें ऋण 6 का मान प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक में धनात्मक पूर्णांक को जोड़ने पर हमेशा एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। तो अब हम क्या करेंगे? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। अगर हम एक लाल बटन और एक नीला बटन लेते हैं तो इनका कुल मान होगा 1 धन ऋण 1 बराबर 0। चूंकि एक लाल बटन और एक नीले बटन के युग्म यानी पेयर का मान 0 है, इसलिए इसे हम शून्य युग्म यानी 0 पेयर कहते हैं। ऋण 6 का मान प्राप्त करने के लिए हम सबसे पहले 2 शून्य युग्म लेते हैं। इन 2 शून्य युग्म में से अगर हम 2 लाल बटन निकालते हैं तो हमें 2 नीले बटन प्राप्त होते हैं। इस प्रकार हम शून्य युग्म में 2 का मान घटाकर कुल मान ऋण 2 प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रकार अगर हम 2 और शून्य युग्म लेते हैं और इनमें से भी 2 लाल बटन यानी 2 का मान निकाल लेते हैं तो हमें और 2 नीले बटन प्राप्त होते हैं जिनका मान है ऋण 2। अब यहाँ कुल 4 नीले बटन है जिनका कुल मान है ऋण 4। इसी प्रकार अब हम तीसरी बार 2 शून्य युग्म लेंगे और इनमें से 2 लाल बटन यानी 2 का मान निकाल लेंगे। इससे हमें फिर से 2 नीले बटन मिलेंगे जिनका मान है ऋण 2। अब हमारे पास कुल 6 नीले बटन है जिनका कुल मान है ऋण 6। चूंकि हमने 3 बार 2 लाल बटन का एक समूह यानी कि 2 का मान निकाला है और ऋण 6 प्राप्त किया है, इसलिए ऋण 6 विभाजित 2 का परिणाम है ऋण 3। यहाँ 3 से पता चलता है 3 समूह और ऋण चिन्ह से पता चलता है निकालने की क्रिया। व्यापक रूप में हम कह सकते हैं कि एक ऋणात्मक पूर्णांक को एक धनात्मक पूर्णांक से भाग देने पर प्राप्त भागफल ऋणात्मक होता है। यहाँ भाजक शून्य नहीं हो सकता। अब आइए पता करते हैं एक धनात्मक पूर्णांक को एक ऋणात्मक पूर्णांक से भाग देने पर भागफल धनात्मक होता है या ऋणात्मक। मान लीजिए हमें 6 विभाजित ऋण 2 का भागफल पता करना है। यहाँ हमें पता करना है कि 6 में ऋण 2 के कितने समूह होंगे, या ऋण 2 का एक समूह हो तो ऐसे कितने समूहों का मान 6 होगा। 6 का मान प्राप्त करने के लिए हम सबसे पहले 2 शून्य युग्म लेते हैं। इन 2 शून्य युग्म में से अगर हम 2 नीले बटन निकालते हैं तो हमें 2 लाल बटन प्राप्त होते हैं। इस प्रकार हम शून्य युग्म में से ऋण 2 का मान घटाकर कुल मान 2 प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रकार अगर हम 2 और शून्य युग्म लेते हैं और इनमें से भी 2 नीले बटन यानी ऋण 2 का मान निकाल लेते हैं तो हमें और 2 लाल बटन प्राप्त होते हैं जिनका मान है 2। यहाँ कुल 4 लाल बटन है जिनका कुल मान है 4। इसी प्रकार अब हम तीसरी बार 2 शून्य युग्म लेंगे और इनमें से 2 नीले बटन यानी ऋण 2 का मान निकाल लेंगे। इससे हमें फिर से 2 लाल बटन मिलेंगे जिनका मान है 2। अब हमारे पास कुल 6 लाल बटन है जिनका कुल मान है 6। चूंकि हमने 3 बार 2 नीले बटन का एक समूह यानी ऋण 2 का मान निकाला है और 6 प्राप्त किया है, इसलिए 6 विभाजित ऋण 2 का परिणाम है ऋण 3। यह 3 से पता चलता है 3 समूह और ऋण चिन्ह से पता चलता है निकालने की क्रिया। व्यापक रूप में हम कह सकते हैं कि एक धनात्मक पूर्णांक को एक ऋणात्मक पूर्णांक से भाग देने पर प्राप्त भागफल ऋणात्मक होता है। यहाँ भाजक शून्य नहीं हो सकता। इस तरह से अब आप समझ ही गए होंगे कि समान चिन्ह वाले 2 पूर्णांकों के विभाजन से प्राप्त भागफल धनात्मक होता है और असमान चिन्ह वाले पूर्णांकों के विभाजन से प्राप्त भागफल ऋणात्मक होता है। ध्यान रहे, किसी भी स्थिति में भाजक शून्य नहीं हो सकता। आज हमने सीखा पूर्णांकों का विभाजन। अगले वीडियो में इनसे संबंधित उदाहरण देखेंगे। पायल, हीना और अंकित तीनों के पास एक कार्ड है। इनमें से प्रत्येक कार्ड पर विभाजन का एक कथन लिखा है। इन कथनों को देखकर पायल यह सोचती है कि प्रत्येक कथन का भागफल अलग होगा। हीना सोचती है कि प्रत्येक कथन का भागफल बराबर होगा, जबकि अंकित के विचार से सिर्फ ऋण 120 विभाजित 12 और 120 विभाजित ऋण 12 का भागफल बराबर होगा। आपके विचार से कौन सही है? चलिए पहले कथन को हल करें। यह ऋणात्मक पूर्णांक यानी नेगेटिव इंटीजर को धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर से विभाजित किया जा रहा है। इसे हल करने के लिए पहले हम ऋण 120 के संख्यात्मक मान यानी न्यूमेरिकल वैल्यू 120 को धन 12 के संख्यात्मक मान 12 से विभाजित करेंगे।
इसका भागफल आएगा 10। जब एक ऋणात्मक पूर्णांक को धनात्मक पूर्णांक से विभाजित किया जाता है तो भागफल ऋणात्मक होता है। इसलिए ऋण 120 विभाजित 12 का भागफल होगा ऋण 10। दूसरे कथन में एक धनात्मक पूर्णांक धन 120 को ऋणात्मक पूर्णांक ऋण 12 से विभाजित किया जा रहा है। यहाँ भी हम पहले धन 120 के संख्यात्मक मान 120 को ऋण 12 के संख्यात्मक मान 12 से विभाजित करेंगे। इसका भागफल आएगा 10। जब एक धनात्मक पूर्णांक को ऋणात्मक पूर्णांक से विभाजित किया जाता है तो भागफल ऋणात्मक होता है, यानी कि 120 विभाजित ऋण 12 का भागफल प्राप्त होगा ऋण 10। तीसरे कथन में हमें ऋण 120 को ऋण 12 से विभाजित करना है। इसे हल करने के लिए पहले हम ऋण 120 के संख्यात्मक मान 120 को ऋण 12 के संख्यात्मक मान 12 से विभाजित करेंगे। इसका भागफल आएगा 10। क्या आप बता सकते हैं यहाँ 10 को कौन सा चिन्ह लगाया जाएगा? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि जब दो ऋणात्मक पूर्णांकों का विभाजन किया जाता है तो प्राप्त भागफल को धन चिन्ह लगाया जाता है। ऋण 120 विभाजित ऋण 12 का भागफल होगा 10। अगर तीनों स्थितियों में भागफलों की तुलना करें तो पता चलता है कि पहली और दूसरी स्थिति के भागफल बराबर होंगे, तीसरी स्थिति का नहीं। इसलिए अंकित की सोच सही है। अगला उदाहरण, मान लीजिए एक दुकानदार हानि को अपने बही खाते में ऋण चिन्ह से दर्शाता है और लाभ को धन चिन्ह से दर्शाता है। उसे एक दिन 3 पुराने टेलीविजन बेचने पर 2430 रुपए की हानि होती है। तो पता कीजिए कि अगर उसे अपने बही खाते में प्रत्येक टेलीविजन पर कितनी हानि हुई है यह लिखना होगा, तो वह कैसे लिखेगा? दुकानदार हानि को अपने बही खाते में ऋण चिन्ह से दर्शाता है और लाभ को धन चिन्ह से दर्शाता है। उदाहरण से पता चलता है कि दुकानदार को 2430 रुपए की हानि होती है, जिसे ऋण 2430 से दर्शाया जा सकता है। हमें पता करना है कि दुकानदार को प्रत्येक टेलीविजन पर कितनी हानि होती है। इसे पता करने के लिए हम ऋण 2430 को 3 से भाग देंगे। भागफल प्राप्त करने के लिए पहले हम पूर्णांकों के संख्यात्मक मान यानी चिन्ह के बिना मान को विभाजित करते हैं, जिससे हमें भागफल का संख्यात्मक मान प्राप्त होता है 810। जैसा कि आप जानते होंगे कि एक ऋणात्मक पूर्णांक को धनात्मक पूर्णांक से भाग देने पर प्राप्त भागफल ऋणात्मक होता है। इसलिए ऋण 2430 विभाजित 3 का भागफल होगा ऋण 810। यहाँ ऋण चिन्ह से पता चलता है कि दुकानदार को प्रत्येक टेलीविजन पर 810 रुपए की हानि हुई है। अपने बही खाते में लिखते समय वह ऋण 810 लिखेगा। मिथ्या धारणा 1, अध्यापक ने बच्चों को 1800 विभाजित ऋण 60 का भागफल ज्ञात करने के लिए कहा। राकेश ने इसे सबसे पहले हल किया। उसका जवाब था 30। थोड़े समय बाद अमर ने जवाब दिया ऋण 30। तो बताइए कौन सही है? दो असमान चिन्ह वाले पूर्णांकों का भागफल ऋणात्मक यानी नेगेटिव होता है। इसलिए 1800 विभाजित ऋण 60 का भागफल है ऋण 30, यानी कि अमर ने सही जवाब दिया है। कुछ बच्चे यह समझते हैं कि दो असमान चिन्ह वाले पूर्णांकों के विभाजन में भागफल को बड़ी संख्या का चिन्ह लगाया जाता है, इसलिए वे 1800 विभाजित ऋण 60 का भागफल धनात्मक पूर्णांक 30 बताते हैं। यह एक गलत समझ है, यानी कि राकेश ने गलत जवाब दिया है। कुछ बच्चे विभाजन करते समय भाजक के ऋण चिन्ह को नजरअंदाज करते हैं और परिणाम धनात्मक बताते हैं। इन दोनों मिथ्या धारणाओं से 1800 विभाजित ऋण 60 का जवाब धनात्मक पूर्णांक 30 दिया जाता है, जो कि एक गलत जवाब है। इसलिए राकेश ने गलत जवाब दिया है। मिथ्या धारणा 2, मान लीजिए हम मुनाफे को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित करते हैं और हानि को ऋणात्मक पूर्णांक से निरूपित करते हैं। इसके आधार पर निम्नलिखित का उत्तर प्राप्त कीजिए। राजेश के पास 60 दर्जन केले हैं। इनमें से 40 दर्जन केले बेचने पर उसे 240 रुपए का मुनाफा होता है और बचे 20 दर्जन केले बेचने पर 300 रुपए का नुकसान होता है। तो प्रति दर्जन उसकी कमाई क्या होगी? राजेश को 40 दर्जन केले बेचने पर 240 रुपए का मुनाफा होता है, जिसे हम धन 240 से दर्शाते हैं। इसी प्रकार 20 दर्जन केले बेचने पर उसे 300 रुपए का नुकसान होता है, जिसे हम ऋण 300 से दर्शाते हैं। इसी प्रकार से 60 दर्जन केले बेचने पर उसकी कुल कमाई होगी
240 धन ऋण 300 यानी कि ऋण 60। यहाँ ऋण 60 के ऋण चिन्ह से पता चलता है कि राजेश को 60 रुपए का नुकसान होता है। तो प्रति दर्जन उसकी कमाई होगी कुल कमाई विभाजित कुल दर्जन केले, यानी ऋण 60 विभाजित 60 बराबर ऋण 1, जो कि प्रति दर्जन 1 रुपए के नुकसान को दर्शाता है। इस प्रकार राजेश को प्रति दर्जन 1 रुपए का नुकसान हुआ है, इसलिए सही जवाब है ऑप्शन 1। विभाजन करते समय कुछ बच्चे ऋण चिन्ह को नजरअंदाज कर देते हैं, इससे उन्हें गलत जवाब प्राप्त होता है 1। इसी प्रकार कुछ बच्चे सवाल में क्या पूछा है यह नजरअंदाज करते हैं। जैसे इस सवाल में प्रति दर्जन राजेश को कितनी कमाई होती है यह पूछा गया है, लेकिन सवाल को हल करते समय बच्चे सिर्फ कुल कमाई ही पता करते हैं, यानी कि 240 धन ऋण 300 बराबर ऋण 60। प्रति दर्जन कमाई पता करने के लिए वे कुल कमाई को कुल दर्जन केलों से विभाजित करना भूल जाते हैं और जवाब देते हैं ऋण 60। यह भी गलत जवाब है। सही परिणाम पता करने के लिए यह कुल कमाई को कुल दर्जन केलों से विभाजित करना आवश्यक है। इससे सही जवाब प्राप्त होता है ऋण 1। अब यहाँ देखिए, पूर्णांकों के विभाजन के नियम यहाँ व्यापक रूप में दिए हैं। वीडियो रोककर आप इन्हें पुनः पढ़ सकते हैं। इन सभी के लिए हम कहते हैं b 0 के बराबर नहीं है। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब b बराबर 0 होगा तब विभाजन का परिणाम प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि किसी भी संख्या का 0 से विभाजन परिभाषित नहीं है। जैसे 4 विभाजित 0 बराबर क्या होगा यह बताया नहीं जा सकता, इसलिए हम परिणाम को कौन सा चिन्ह लगेगा यह निश्चित तौर पर नहीं कह सकते हैं। इसी प्रकार अगर हमें ऋण 4 विभाजित 0 का परिणाम प्राप्त करना होगा तो भी इसका परिणाम भी प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए b 0 के बराबर नहीं है। यह दिए नियमों पर एक प्रतिबंध यानी कंडीशन है। किसी भी नियम को दर्शाते समय हमें उस पर लगे प्रतिबंध को दर्शाना जरूरी है। इस प्रकार आज हमने देखी पूर्णांकों के विभाजन से संबंधित मिथ्या धारणाएं। कोरोना से डरे नहीं, एहतियात बरते। वैसे तो स्वच्छता और व्यक्तिगत साफ सफाई हर समय जरूरी है, लेकिन अभी कोरोना महामारी फैलने के दौर में यह एकदम आवश्यक हो गई है। बस यह जानने की जरूरत है कि साफ सफाई करने के दौरान आप किन बातों के प्रति विशेष तौर पर सजग रहें। आइए इसे बिंदुवार समझ लें। हाथ को अच्छी तरह से साबुन पानी या हैंड वॉश से कम 20 सेकंड तक धोएं या अल्कोहल सैनिटाइजर से साफ करें। होटल या किसी कार्यालय में जाएं तो वहां उपलब्ध हैंड वॉशिंग प्रोटोकॉल के अनुसार अपने हाथों को साफ करें। कोरोना संक्रमित या कोरोना संदिग्ध व्यक्ति या खांस छींक रहे व्यक्ति से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। भीड़ भाड़ में मास्क लगाए रखें या मुंह नाक को ढक कर रखें। यदि घर में कोरोना संक्रमित व्यक्ति क्वारंटाइन में है तो उसके व्यक्तिगत उपयोग की चीजों जैसे बर्तन, ग्लास, कप, तौलिया, बिस्तर का इस्तेमाल न करें। फर्श और अन्य सतहों को घर में रोजाना प्रयोग किए जाने वाले ब्लीच घोल या फिनाइल से साफ करते रहें। शौचालय को भी घर में रोजाना प्रयोग किए जाने वाले ब्लीच घोल या फिनाइल से साफ करते रहें। ऑनलाइन सामान मंगाने पर डिलीवरी करने वाले व्यक्ति नियमित आने वाले घरेलू सामान जैसे दूध, अखबार इत्यादि के लिए सुरक्षात्मक तरीके अपनाएं। बस, ट्रेन, ऑटो, टैक्सी, दुकान के काउंटर के संपर्क में आने पर भी एहतियात बरतें। जनहित में जारी, राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार। आज हम सीखेंगे त्रिभुज का बाह्य कोण और इसके गुण। एक त्रिभुज यानी ट्रायंगल 3 भुजाओं वाला बहुभुज यानी पॉलीगॉन होता है, जैसे त्रिभुज PQR। इसमें 3 शीर्ष यानी वर्टाइसेस होते हैं, जैसे त्रिभुज PQR में शीर्ष हैं P, Q और R। 3 भुजाएं यानी साइड्स होती हैं, जैसे त्रिभुज PQR में भुजाएं हैं PQ, QR और PR। और इसी तरह इसमें 3 कोण यानी एंगल्स भी होते हैं, जैसे त्रिभुज PQR में कोण है कोण PQR, कोण QRP और कोण RPQ। जैसा कि आप देख सकते हैं ये सभी कोण त्रिभुज PQR के अंतःकोण यानी इंटीरियर एंगल्स है। जब हम त्रिभुज की किसी एक भुजा को आगे बढ़ाते हैं
जैसे यहाँ भुजा QR को इस तरह आगे बढ़ाते हैं, तब हमें एक कोण प्राप्त होता है। क्या आप बता सकते हैं इस कोण को हम क्या कहेंगे? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। चूंकि यह त्रिभुज के बहिर्भाग यानी एक्सटीरियर में स्थित कोण है, इसलिए इसे हम त्रिभुज का बाह्य कोण यानी एक्सटीरियर एंगल कहेंगे। यहाँ हमने भुजा QR को बिंदु S से होते हुए बढ़ाया है, जिससे हमें त्रिभुज PQR का एक बाह्य कोण PRS प्राप्त हुआ है। कोण PRS त्रिभुज PQR के शीर्ष R पर बना एक बाह्य कोण है। जरा सोचिए, अगर हम भुजा PQ को M से होते हुए बढ़ाएंगे तो हमें कौन सा बाह्य कोण प्राप्त होगा? बिल्कुल सही, हमें बाह्य कोण RQM प्राप्त होगा, जो त्रिभुज के शीर्ष Q पर बना एक बाह्य कोण है। हम इसी तरह भुजा PQ को ऊपर की दिशा में U से होते हुए बढ़ाएंगे तो हमें बाह्य कोण प्राप्त होगा कोण RPU। हम अलग अलग प्रकार से बाह्य कोण बना सकते हैं। यदि हम भुजा QR को बाईं ओर आगे बढ़ाएंगे तो हमें शीर्ष Q पर बना एक बाह्य कोण प्राप्त होगा कोण PQT। अब आप वीडियो रोककर PR को बढ़ाकर बाह्य कोण ज्ञात करने का स्वयं प्रयास कीजिए। अब इस आकृति को देखिए, यहाँ कोण PRS त्रिभुज PQR का बाह्य कोण है। हम यह भी देखते हैं कि कोण QRP और कोण PRS परस्पर आसन्न कोण यानी एडजेसेंट एंगल्स है। बाह्य कोण PRS के आसन्न कोण QRP के अलावा त्रिभुज PQR के शेष दो कोण RPQ और कोण PQR बाह्य कोण PRS के सम्मुख अंतःकोण यानी इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स या दूरस्थ अंतःकोण यानी रिमोट इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। त्रिभुज का बाह्य कोण और उसके सम्मुख अंतःकोणों के बीच एक मजेदार संबंध होता है। चलिए इसे त्रिभुज PQR और उसके बाह्य कोण PRS के उपयोग से समझें। चलिए कोण RPQ और कोण PQR को काट लेते हैं और इन्हें एक दूसरे के संलग्न मिलाकर कोण PRS पर रखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ कोण RPQ और कोण PQR साथ में कोण PRS को पूरा ढक लेते हैं। इससे आपको क्या पता चलता है? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही, इससे हमें पता चलता है कि त्रिभुज PQR के बाह्य कोण PRS का माप अपने दोनों सम्मुख अंतःकोणों कोण RPQ और कोण PQR के योग के बराबर है, यानी कि कोण RPQ धन कोण PQR बराबर कोण PRS है। इस तरह से किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोण यानी एक्सटीरियर एंगल अपने दोनों सम्मुख अंतःकोणों यानी इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स के योग के बराबर होता है। अब आप एक कागज लेकर उस पर त्रिभुज PQR और उसका बाह्य कोण PRS बनाइए। आप किसी भी प्रकार का त्रिभुज बना सकते हैं। त्रिभुज बनाने के बाद चांदे यानी प्रोटेक्टर के उपयोग से बाह्य कोण PRS का माप एवं उसके सम्मुख अंतःकोणों का माप ज्ञात कीजिए। क्या आप कह सकते हैं कि कोण PRS बराबर कोण RPQ धन कोण PQR है? वीडियो रोककर प्रयास कीजिए। इससे भी आपको ज्ञात होगा कि त्रिभुज का बाह्य कोण अपने दोनों सम्मुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। चलिए इस कथन की तर्कपूर्ण विधि से पुष्टि करें। यहाँ हमें दिया है एक त्रिभुज PQR जिसमें कोण PRS बाह्य कोण है। हमें दिखाना है कोण PRS बराबर कोण RPQ धन कोण PQR। इसे दिखाने के लिए हम शीर्ष R से त्रिभुज PQR की भुजा QP के समांतर किरण RM खींचेंगे। हम देख सकते हैं कि यहाँ भुजा QP और रेखाखंड RM समांतर है और QS उनकी तिर्यकछेदी रेखा यानी ट्रांसवर्सल है। इस जानकारी के साथ क्या आप कोण PQR और कोण MRS में कोई संबंध बता सकते हैं? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। यहाँ QP और RM समांतर है और कोण PQR और कोण MRS QP और RM की तिर्यकछेदी रेखा QS द्वारा निर्मित संगत कोण यानी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। चूंकि समांतर रेखाओं की तिर्यकछेदी रेखा द्वारा बनाए गए संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि
यहाँ कोण PQR और कोण MRS बराबर है। इसी तरह यहाँ कोण RPQ और कोण PRM अंतः एकांतर कोण है और समांतर रेखाओं की तिर्यकछेदी रेखा द्वारा बनाए गए अंतः एकांतर कोण भी बराबर होते हैं। इसलिए कोण RPQ और कोण PRM भी बराबर है। अगर हम कोण PRS की बात करें तो इसकी माप कोण PRM और कोण MRS की मापों का योग है, जिसे हम इस प्रकार लिखेंगे। हम कोण PRM के स्थान पर कोण RPQ और कोण MRS के स्थान पर कोण PQR रखते हैं तो हमें प्राप्त होगा कोण PRS बराबर कोण RPQ धन कोण PQR। इससे हमने यह सत्यापित किया कि त्रिभुज का बाह्य कोण अपने दोनों सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। त्रिभुज के बाह्य कोण का उसके दोनों सम्मुख अंतः कोणों के बीच का यह संबंध त्रिभुज के बाह्य कोण के गुण से जाना जाता है। अब आप इसे ठीक प्रकार से जान गए होंगे। दी गई आकृति को देखकर x और 2x का मान ज्ञात कीजिए। त्रिभुज के बाह्य कोण यानी एक्सटीरियर एंगल का गुण हमें बताता है कि त्रिभुज के बाह्य कोण की माप उसके दोनों सम्मुख अंतः कोणों यानी ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के योग के बराबर होता है। क्या आप इस समझ के आधार पर दिए सवाल को हल कर सकते हैं? सोचिए। जी हाँ, इस अवधारणा के उपयोग से इसे हम जरूर हल कर सकते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि कोण ABD त्रिभुज का बाह्य कोण है, जिसकी माप 123 डिग्री है। इस कोण के सम्मुख अंतः कोण है कोण BAC और कोण ACB। यहाँ कोण BAC की माप है x और कोण ACB की माप है 2x। त्रिभुज के बाह्य कोण के गुण से हम लिख सकते हैं कोण ABD बराबर कोण BAC धन कोण ACB, यानी कि 123 डिग्री बराबर x धन 2x, यानी कि 123 डिग्री बराबर 3x। यहाँ हमें x का मान ज्ञात करना है। इस पक्ष में 3 का x के साथ गुणन किया गया है। अगर हम 3 को इस पक्ष में लाएंगे तो हमें 123 को 3 से विभाजित करना होगा। 123 को 3 से विभाजित करने पर हमें x बराबर 41 प्राप्त होगा। इसी तरह 2x बराबर 2 गुणा 41 डिग्री बराबर 82 डिग्री। इस तरह x का मान है 41 डिग्री और 2x का मान है 82 डिग्री। अगला उदाहरण, दिए गए त्रिभुज में कोण BCD और कोण BCA की माप ज्ञात कीजिए। यहाँ कोण BCD त्रिभुज ABC का बाह्य कोण है और कोण BCD के सम्मुख अंतः कोण है कोण CAB और कोण ABC। जैसा कि आप जानते हैं, त्रिभुज के बाह्य कोण की माप उसके दोनों सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। इसलिए हम लिख सकते हैं कोण BCD बराबर कोण CAB धन कोण ABC। चूंकि कोण CAB बराबर 80 डिग्री है और कोण ABC बराबर 60 डिग्री है, इसलिए कोण BCD बराबर 80 डिग्री धन 60 डिग्री बराबर 140 डिग्री है। अब क्या आप बता सकते हैं हम कोण BCA की माप कैसे ज्ञात करेंगे? सोचिए। इसे हम अलग अलग विधि से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि त्रिभुज ABC में कोण ABE बाह्य कोण है और कोण BCA और कोण CAB दोनों कोण ABE के सम्मुख अंतः कोण हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोण ABE बराबर कोण BCA धन कोण CAB। इसी को हम लिख सकते हैं कोण BCA बराबर कोण ABE ऋण कोण CAB। चूंकि कोण ABE बराबर 120 डिग्री है और कोण CAB बराबर 80 डिग्री है, इसलिए कोण BCA बराबर 120 डिग्री ऋण 80 डिग्री बराबर 40 डिग्री है। कोण BCA हम एक और विधि से ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ कोण BCD और कोण BCA एक रैखिक युग्म यानी लीनियर पेयर बना रहे हैं, इसलिए इनका योग 180 डिग्री होगा। कोण BCD धन कोण BCA बराबर 180 डिग्री। हम कह सकते हैं कि
कोण BCA बराबर 180 डिग्री ऋण कोण BCD बराबर 180 डिग्री ऋण 140 डिग्री बराबर 40 डिग्री है। हम कोण BCA का माप त्रिभुजों के अंतः कोणों के योग गुण से भी ज्ञात कर सकते हैं, जिसके बारे में हम जल्दी विस्तार में चर्चा करेंगे। इसीलिए याद रहे, गणित में किसी भी सवाल का जवाब अलग अलग विधि से प्राप्त किया जा सकता है। मिथ्या धारणा 1, क्या त्रिभुज का बाह्य कोण एक ऋजु कोण यानी स्ट्रेट एंगल भी हो सकता है? कुछ बच्चों को यह मिथ्या धारणा होती है कि त्रिभुज का बाह्य कोण एक ऋजु कोण यानी 180 डिग्री माप वाला कोण भी हो सकता है, लेकिन यह एक गलत समझ है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसा त्रिभुज बनाना संभव नहीं जिसका बाह्य कोण 180 डिग्री हो। चलिए इसे समझे। मान लीजिए यहाँ हमने त्रिभुज PQR बनाया है, जिसमें कोण दिए प्रकार से दर्शाए हैं। अगर हम भुजा PQ की लंबाई कम करते जाएं, तो हमें बाह्य कोण PRD का माप बढ़ता प्रतीत होगा। जब बिंदु P, Q और R एक ही रेखा में आएंगे, तब बाह्य कोण की माप 180 डिग्री होगी, लेकिन ऐसी स्थिति में इनसे एक त्रिभुज नहीं बन पाएगा। इससे आप समझ सकते हैं कि बाह्य कोण एक ऋजु कोण नहीं हो सकता। इसलिए ऑप्शन 1 गलत है और ऑप्शन 2 सही। मिथ्या धारणा 2, जब त्रिभुज का बाह्य कोण एक समकोण है, तब अंतः सम्मुख कोणों के बारे में कौन सा कथन सत्य होगा? हम जानते हैं कि त्रिभुज के बाह्य कोण की माप उसके दोनों सम्मुख अंतः कोणों यानी ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के योग के बराबर होता है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि यदि बाह्य कोण एक समकोण है तो उसके अंतः सम्मुख कोण बराबर होंगे, यानी कि उनका माप हमेशा 45 डिग्री होगा। लेकिन यह गलत समझ है, क्योंकि अंतः सम्मुख कोणों का माप 45 डिग्री से अलग भी हो सकता है, जैसे 30 डिग्री और 60 डिग्री या 20 डिग्री और 70 डिग्री इत्यादि। इसलिए ऑप्शन 1 गलत है। कुछ बच्चे इस बात को भी सही मानते हैं कि बाह्य कोण जब समकोण हो तब अंतः सम्मुख कोणों में एक न्यून कोण और एक अधिक कोण होता है, लेकिन यह संभव नहीं। इसलिए ऑप्शन 2 भी गलत जवाब है। न्यून कोण की माप 90 डिग्री से छोटी होती है और अधिक कोण की माप 90 डिग्री से ज्यादा होती है। अगर दोनों का योग किया जाए तो प्राप्त माप 90 डिग्री से अधिक ही प्राप्त होगी। यानी कि बाह्य कोण जब समकोण हो तब अंतः सम्मुख कोणों में एक न्यून कोण और एक अधिक कोण नहीं हो सकता। सही समझ यह है कि बाह्य कोण का माप उसके सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। इसलिए जब बाह्य कोण समकोण यानी 90 डिग्री माप वाला कोण हो, तब अंतः सम्मुख कोणों का योग 90 डिग्री ही आना चाहिए। ऐसा उस स्थिति में ही संभव है जब बाह्य कोण के दोनों अंतः सम्मुख कोण न्यून कोण हो। इसलिए दिए सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 3। मिथ्या धारणा 3, क्या बाह्य कोण हमेशा एक अधिक कोण ही होता है? बच्चे उदाहरणों में अक्सर बाह्य कोण को अधिक कोण के रूप में देखते हैं। इससे उनकी समझ बन जाती है कि बाह्य कोण हमेशा एक अधिक कोण ही होता है, लेकिन यह एक गलत समझ है। दिए त्रिभुजों को देखिए, इनमें बाह्य कोणों को देखकर आपको क्या पता चलता है? सोचिए। बिल्कुल सही। इससे आपको ज्ञात होगा बाह्य कोण अधिक कोण ही नहीं बल्कि समकोण या न्यून कोण भी हो सकता है। इसलिए दिए सवाल का ऑप्शन 1 यह गलत जवाब है और ऑप्शन 2 सही जवाब है। तो आज हमने देखी त्रिभुज के बाह्य कोण और उसके गुण से जुड़ी कुछ मिथ्या धारणाएं। आइए जाने कोरोना वायरस या कोविड-19 से बचाव के लिए हाथ धोने की प्रक्रिया। सबसे पहले हम पानी लेंगे, हाथ को भिगोएंगे, फिर हम साबुन लेके झाग बनाएंगे। झाग बनाने के बाद अच्छे से हाथ धोने के लिए हमारे 8 चरण हैं, जिसमें सबसे पहला चरण दोनों हथेलियों को गोला करते हुए हम रगड़ेंगे। दूसरा चरण, इसमें हम बाएं हाथ की हथेली दाएं हाथ की हथेली के ऊपर रख के उंगलियों को फंसाते हुए रगड़ेंगे। इसी प्रकार दूसरे हाथ में दोहराएंगे। तीसरा चरण, इसमें हम दोनों हाथों की उंगलियों को फंसाते हुए रगड़ेंगे। चौथा चरण, जिसमें हम
बाएं हाथ के अंगूठे को दाएं हाथ से पकड़ेंगे और गोल करते हुए रगड़ेंगे। इसी प्रकार हम दूसरे हाथ में इसे दोहराएंगे। 5वां चरण, इसमें हम दोनों हाथों की उंगलियों को इस प्रकार फंसाएंगे और इसे ऊपर नीचे रगड़ेंगे। 6वां चरण, जिसमें हम हथेली में हम दाएं हाथ की उंगलियों को गोल करते हुए रगड़ेंगे। इसी प्रकार हम दूसरे हाथ में भी इसे करेंगे। 7वां चरण, जिसमें हम कलाई को रगड़ेंगे नीचे की तरफ। इसी प्रकार हम दूसरे हाथ में भी दोहराएंगे। 8वां चरण, हम पानी से साबुन को धोएंगे। यह प्रक्रिया हम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से करेंगे। फिर हम किसी साफ टॉवल और टिश्यू से हाथों को पोंछ लेंगे। हेलो दोस्तों, पैटर्न गणित का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। हम बहुत से प्रश्नों के हल संख्याओं के पैटर्न की मदद से कर सकते हैं। आपको संख्या 9 का पहाड़े का पैटर्न तो याद ही होगा। आप पढ़ चुके हैं कि जब संख्याओं के किसी क्रम में कुछ संख्याएं या संख्याओं के समूह एक अंतराल के बाद बार बार आते हैं या फिर किसी सूत्र के आधार पर आगे बढ़ते हैं तो इसे पैटर्न कहते हैं। गणित में जो सबसे पहली चीज हम सीखते हैं यानी कि संख्याओं की गिनती, वह भी एक प्रकार का पैटर्न ही है। आपको याद है ना, आपने पिछली वीडियो में वर्ग संख्याओं के गुणधर्मों के बारे में पढ़ा था। वर्ग संख्याएं भी कई रोचक पैटर्न बनाती हैं। आइए हम इनके कुछ पैटर्न को देखते हैं। इन संख्याओं को देखिए। क्या आपको इन संख्याओं के क्रम में कोई पैटर्न दिखाई दे रहा है? बिल्कुल सही, ये संख्याएं बढ़ते हुए क्रम में हैं। पहली और दूसरी संख्या का अंतर 2 है। दूसरी और तीसरी संख्या का अंतर है 3। तीसरी और चौथी संख्या का अंतर 4 है। ये खास संख्याएं हैं। इन्हें त्रिकोणीय संख्याएं कहा जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम इनके बिंदु पैटर्न को किसी त्रिभुज के रूप में व्यवस्थित कर सकते हैं। क्या आप इनमें कोई और पैटर्न देख पा रहे हैं? चलिए हम इन क्रमागत त्रिकोणीय संख्याओं को जोड़कर देखते हैं। 1 और 3 को जोड़ने पर हमें 4 मिलता है, जो कि संख्या 2 का वर्ग है। 3 और 6 को जोड़ने पर हमें 9 मिलता है, जो कि संख्या 3 का वर्ग है। हम देखते हैं कि इस क्रम की क्रमागत संख्याएं जुड़कर एक वर्गाकार पैटर्न बनाती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि 2 क्रमागत त्रिकोणीय संख्याओं को जोड़ने से वर्ग संख्याएं मिलती हैं। चलिए वर्ग संख्याओं के कुछ और पैटर्न देखते हैं। आइए देखते हैं कि किन्हीं 2 क्रमागत वर्ग संख्याओं के बीच कितनी संख्याएं आती हैं। 5 और 6 के वर्ग के बीच में 10 संख्याएं हैं। 6 और 7 के वर्ग के बीच में 12 संख्याएं हैं। 7 और 8 के वर्ग के बीच में 14 संख्याएं हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि 2 क्रमागत संख्याओं के वर्गों के बीच में छोटी संख्या की दोगुनी संख्याएं होती हैं, जैसे कि 6 और 7 के वर्ग के बीच में 12 संख्याएं तथा 7 और 8 के वर्ग के बीच में 14 संख्याएं हैं। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि संख्या n तथा n-1 के वर्गों के बीच कुल 2n संख्याएं होती हैं, जो कि वर्ग संख्या नहीं होती। देखा है ना मजेदार? अब आप इन क्रमागत विषम संख्याओं के योग को देखिए। क्या इनमें आपको कोई पैटर्न दिखाई दे रहा है? सही पहचाना। 1 से शुरू होने वाली क्रमागत विषम संख्याओं को जोड़ने पर हमें एक वर्ग संख्या प्राप्त हो रही है। यह वर्ग संख्या उन विषम संख्याओं की संख्या के वर्ग के बराबर है। जैसे पहली 3 विषम संख्याओं का योग 3 घात 2 और पहली 8 विषम संख्याओं का योग 8 घात 2 के बराबर होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पहली n क्रमागत विषम संख्याओं का योग n की घात 2 होता है। यहाँ हम यह भी कह सकते हैं कि सभी वर्ग संख्याओं को संख्या 1 से शुरू होने वाली क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में लिख सकते हैं। अब इन संख्याओं के वर्गों को भी देखिए। ये बड़े ही मजेदार पैटर्न बनाते हैं। क्या आप इन संख्याओं के पैटर्न को पहचान पाए?
आप यहाँ वीडियो रोक कर सोच सकते हैं। जी हाँ, इन वर्ग संख्याओं में हम यह देख पाते हैं कि मूल संख्या में संख्या 3 जितनी बार आती है उतनी ही बार संख्या 5 वर्ग संख्या में आता है। वर्ग संख्या में संख्या 1 संख्या 3 से एक बार ज्यादा आता है। हम इस पैटर्न की सहायता से इस क्रम की आगे की संख्याओं के वर्गों को बिना हल किए ज्ञात कर सकते हैं। ऐसी और भी बहुत सी संख्याओं के क्रम हैं जिनके वर्ग बड़े ही दिलचस्प पैटर्न बनाते हैं। अब आप इन वर्गों को देखिए और इनके पैटर्न को पहचानने की कोशिश कीजिए। इस वीडियो में हमने वर्ग संख्याओं के पैटर्न को देखा। अगले वीडियो में हम इन पैटर्न का उपयोग कर प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने वर्ग संख्याओं के कुछ पैटर्न के बारे में जाना। इस वीडियो में हम उन पैटर्न से जुड़े कुछ उदाहरण देखेंगे। अगर मैं पूछूं कि दो क्रमागत संख्याओं 11 तथा 12 के वर्गों के बीच में कुल कितनी संख्याएं हैं जो वर्ग संख्याएं नहीं हैं, तो आप कैसे हल करेंगे? आप यहाँ वीडियो को रोककर उत्तर सोच सकते हैं। अगर आप इस प्रश्न का हल सामान्य तरीके से यानी पहले संख्याओं का वर्ग ज्ञात कर फिर उनके बीच की संख्याओं को गिनेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। यहाँ दी गई संख्याओं 11 तथा 12 के वर्गों को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि संख्या n तथा n-1 के वर्गों के बीच कुल 2n ऐसी संख्याएं होती हैं जो कि वर्ग संख्या नहीं होती। इसीलिए 11 तथा 12 के वर्गों के बीच 22 संख्याएं ऐसी हैं जो वर्ग संख्याएं नहीं हैं। अब अगर मैं कहूं कि आपको निम्नलिखित संख्याओं का योग ज्ञात करना है तो आप कैसे ज्ञात करेंगे? आप यहाँ वीडियो को रोककर उत्तर सोच सकते हैं। इस प्रश्न को भी अगर हम सामान्य तरीके से योग करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन अगर हम इसे वर्ग संख्या के पैटर्न की सहायता से हल करें तो बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। आइए मिलकर देखते हैं। अगर हम संख्याओं के इस क्रम को ध्यान से देखें तो हमें पता चलेगा कि यह पहली 15 विषम संख्याओं का क्रम है। हम जानते हैं कि पहली n क्रमागत विषम संख्याओं का योग n की घात 2 होता है। इस प्रकार इस क्रम का योग 15 घात 2 यानी 225 होगा। देखा हमने कैसे बड़े बड़े प्रश्नों का हल वर्ग संख्याओं के पैटर्न की सहायता से आसानी से कर लिया। यहीं अगर मैं कहूँ कि संख्या 81 एक वर्ग संख्या है या नहीं, तो आप कैसे जांच करेंगे? जी हाँ, हम हर वर्ग संख्या को 1 से शुरू करते हुए क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए हम संख्या 81 में से क्रमागत विषम संख्याओं को उनके क्रम में घटाएंगे। अगर अंत में 0 मिलेगा तो यह संख्या वर्ग संख्या होगी, नहीं तो यह संख्या वर्ग संख्या नहीं होगी। आइए मिलकर जांच करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि क्रमागत विषम संख्याओं को घटाने पर हमें अंत में 0 मिल रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि संख्या 81 एक वर्ग संख्या है। अब ये बताइए कि इस त्रिकोणीय संख्याओं के क्रम की अगली संख्या क्या होगी? सोचिए। आइए इस प्रश्न को मिलकर हल करते हैं। हम जानते हैं कि क्रमागत त्रिकोणीय संख्याओं को जोड़ने से हमें एक वर्ग संख्या मिलती है। आइए इनको जोड़कर देखते हैं। आप इस क्रम के वर्ग संख्याओं को ध्यान से देखिए। ये क्रमागत वर्ग संख्याएं हैं। इस क्रम की अगली वर्ग संख्या 36 होगी। इसका मतलब संख्या 15 और अगली त्रिकोणीय संख्या का योग भी 36 होना चाहिए। इस प्रकार हमें अगली त्रिकोणीय संख्या 21 प्राप्त होगी। अतः अगली त्रिकोणीय संख्या 21 है। इस वीडियो में हमने वर्ग संख्याओं के कुछ पैटर्न की सहायता से प्रश्नों का हल करना सीखा। अगली वीडियो में हम इनसे जुड़ी कुछ गलत अवधारणाओं तथा सामान्य गलतियों के बारे में जानेंगे। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने वर्ग संख्याओं के कुछ पैटर्न की सहायता से प्रश्नों को हल करना सीखा। इस वीडियो में हम इनसे जुड़ी गलत अवधारणाओं तथा सामान्य गलतियों के बारे में जानेंगे। आइए दिए गए कथनों का सही और गलत कथन के रूप में चयन करते हैं।
अब अगर मैं आपसे कहूँ कि इन संख्याओं का योग 81 है, तो मैं सही हूँ या गलत, ये आप कैसे ज्ञात करेंगे? आप चाहें तो वीडियो को यहाँ रोककर उत्तर सोच सकते हैं। अगर आप इस कथन को सही मान रहे हैं, तो आपने पैटर्न 3 का उपयोग किया होगा। इसके लिए आपने विषम संख्याओं को गिना होगा, जो कि कुल 9 है। उसके बाद आपने संख्या 9 का वर्ग कर दिया होगा, जिससे आपको संख्या 81 मिली होगी। लेकिन यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह संख्याओं का क्रम प्रथम 9 विषम संख्याओं का नहीं है, क्योंकि यहाँ संख्या 17 नहीं है, इसलिए यह कथन गलत है। अगर यहाँ संख्या 19 के स्थान पर संख्या 17 होती तो यह कथन सही होता। कभी कभी बच्चे पैटर्न के अनुसार कई संख्याओं का वर्ग ज्ञात करते समय यह सोचते हैं कि यह दूसरी संख्याओं के वर्गों के पैटर्न के समान ही होगी। जैसे इस क्रम की संख्याओं के वर्गों के पैटर्न को देखिए। बच्चे इस क्रम के अनुसार दूसरे क्रम की संख्याओं के वर्गों को इस प्रकार लिख लेते हैं। यह गलत है, क्योंकि सभी संख्याओं के वर्ग एक समान पैटर्न नहीं बनाते हैं। आप भी इस बात का ध्यान रखिएगा। इस वीडियो में हमने वर्गों के पैटर्न से जुड़े गलत अवधारणाओं तथा सामान्य गलतियों के बारे में सीखा। आशा करते हैं कि अब आप इन गलतियों को नहीं दोहराएंगे। तो आशा करती हूँ बच्चों, आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। आप अपने विचार हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9431043527 या ईमेल आईडी BEPCDDprogram@gmail.com पर भेज सकते हैं। और हाँ, आप मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम को कभी भी बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के YouTube चैनल पर देख सकते हैं। इसके लिए सर्च करें BEPC मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय और कार्यक्रम को देखें, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट करें और क्वेश्चंस हल करें। इसके अलावा इसके सारे एपिसोड बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की वेबसाइट पर डिजिटल लर्निंग सेक्शन में भी उपलब्ध है। विजिट करें www.bepcssa.in। और आपको तो पता ही है कि आप खुद से लिखी कविताएं, कहानियां, पेंटिंग्स या इनके 2 से 3 मिनट के वीडियो भी हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर अपना नाम, कक्षा, विद्यालय का नाम, प्रखंड और जिले के नाम के साथ भेज सकते हैं। हम चुने गए एंट्रीज को आने वाले एपिसोड में प्रसारित भी करेंगे। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।